उसको रिन्यूअल कर दिया। 4 साल जो आपको सज़ा मिली उसमें सुप्रीम कोर्ट पे स्टे लगा, उसके बाद से अभी आपको लगता है कि कभी भी उस पे कुछ आ सकता है और जो चुनाव लड़ने का पूरा एक जोश है वो कम पड़ सकता है? देखिए कि भाई वीवीपैट की जो पर्ची है उसको 5% क्यों मिलान किया जाए, क्यों नहीं उसका 100% मिलान हो, ताकि मत देने वालों को पता लग सके कि हमने जिसका बटन दबाया मत भी उसी को मिला। मुख्तार ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है जो मीडिया आप जैसे या गोदी मीडिया के लोग उसको प्रस्तुत किए। अब तो मुख्तार नहीं रहे, जी। उनकी उनके समर्थन का तर्क दे करके और आपको हम संतुष्ट कर पाएं ये संभव नहीं है। लेकिन मोदी परोस के गए हैं, आपको तो यही बताना है कि बहुत बड़े विद्वान हैं। अब ये दौर है, इसमें झूठों को, बेईमानों को, कहते हैं ना कि हमने देश की आर्थिक स्थिति सुधार दी। आप दिखाओगे कि देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। बोरे और चटाई पर बैठने वाला, क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा पढ़ने वाला। द न्यूज़ लुक की टीम इस वक्त चुनावी यात्रा पे है और इसी चुनावी यात्रा के दौरान हम गाज़ीपुर लोकसभा सीट पर पहुंचे हैं। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनको लेकर किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप इनका चेहरा देख रहे होंगे तो कई सारी जो छवि है वो आपके सामने निकल कर आ रही होगी। 10 बार चुनाव लड़ने वाले और 7 बार उसमें से जीत हासिल करने वाले अफजल अंसारी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है अभी? देखिए, अभी तो 28 मार्च को और उसके बाद आज तक जी। हमारे यहाँ तो चुनाव प्रचार बंद है, क्योंकि आपको ये खबर होगी कि हमारे छोटे भाई मुख्तार अंसारी साहब को, जो जुडिशल कस्टडी में बांदा जेल में थे, उनको जहर दिया गया और फिर जानबूझ करके उनके इलाज में लापरवाही बरती गई। आखिरकार 28 मार्च को उनकी मौत की खबर आई। फिर 29 को पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश यहाँ घर वालों को दी गई और 30 तारीख को उनकी मिट्टी हुई। आज 19 है, आज उनका 20वां का फातिहा था। अब आज के बाद हम जो हमारे धार्मिक क्रियाकर्म हैं वो प्रथम चरण के तो पूरे हो चुके हैं, तो हम कल से सोचेंगे जो चुनाव प्रचार चल रहा था उस कड़ी को फिर आगे बढ़ाने के लिए। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद ये आप लोगों ने क्लेम किया कि हाँ, उनको जो है जेल में ही मार दिया गया। ग्राउंड क्या लेकर चल रहा है? वो तमाम ग्राउंड है, मीडिया पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जी। एक तरफ सरकार और उसकी पूरी मशीनरी अपने गुनाह को छुपाने के लिए दुनिया भर की लीपापोती, मजिस्ट्रेटियल जांच और न्यायिक जांच और प्रशासनिक जांच, सब नाटक हो रहा। अभी भी जो मतलब जांच के लिए जो ऑर्डर दिए गए उससे संतुष्ट नहीं है? कोई मतलब ही नहीं है। जो खुद इन्वॉल्व है, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है हत्या में, और तो फिर उसकी जो एजेंसी ये सारा कुकर्म की और कराई है, उस तरह की जांच में कोई मतलब ही नहीं होता कि उसमें हम लोग उम्मीद करेंगे। न्यायपालिका, अभी इस देश में बहुत से लोग हैं जिनकी एक उम्मीद की आखिरी किरण न्यायपालिका है, और भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका पर भी नियंत्रण पाने के लिए ये जो फासिस्ट विचारधारा की ताकतें सत्ता में बैठ गई हैं, ये लगातार उस पर भी हावी होने का प्रयास कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत से मामले में जिसमें ट्रायल होना चाहिए कोर्ट में, उसका ट्रायल आरोप लगाने वाली एजेंसियां खुद ही कर दे रही हैं। और
सत्ता से जुड़े हुए लोग जिनके विरुद्ध गंभीर मामलात में मुकदमे दर्ज हैं, चार्जशीट आई है, उनका ट्रायल कोर्ट में न हो, इसलिए अपनी सत्ता के अधिकार का दुरुपयोग करके वो मुकदमे अपना उठा ले रहे हैं ताकि ट्रायल न हो सके। तो वो सब मिला कर के न्यायपालिका के काम में पूरी तरह से दखलंदाजी है। ऐसा लगता है कि इन लोगों का बस चलेगा तो या तो ये लोग न्यायपालिका को बंद ही कर देंगे, जो इनके बस का नहीं है अभी, और या उनको अपनी मर्जी के अनुसार मजबूर करेंगे कि वो जो वो चाहते हैं उसी के अनुसार न्यायपालिका भी। अब देखिए, एक संघर्ष चल रहा है, कई बार लोगों को नाउमीदी भी हुई और कई बार न्यायपालिका के माध्यम से ऐसे आदेश आए जिससे उम्मीद भी जगी लोगों को। अभी भी उम्मीद जो है वो सिर्फ न्यायपालिका से। आखिरी उम्मीद, क्योंकि न्यायपालिका भी जो कुछ करना चाह रही है उसको भी करने नहीं दिया जा रहा। सर्वोच्च न्यायालय में और ये निर्णय दिया कि भारत में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये निष्पक्ष होनी चाहिए, और उसके लिए जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त हमारे 3 हैं, इनकी नियुक्तियों में पूरी तरह से ईमानदारी होनी चाहिए, किसी को शक न हो, नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये उसके साख को बट्टा लग जाए तो कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने इसके लिए ये एक रास्ता बनाया कि एक देश का प्रधानमंत्री और एक प्रतिपक्ष का नेता और एक सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, ये 3 लोगों की कमेटी तय करेगी कि कौन निर्वाचन आयुक्त हो। उसका मतलब निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, सिस्टम की रक्षा के लिए। आपको देखने में आया, पता लगा, दुनिया अवाक है जी। आनन फानन में लोकसभा बुलाकर और संख्या बल के आधार पर उस आदेश को रद्द कर दिया गया और कानून ऐसा बनाया गया। उस कानून की समीक्षा तो बाद में होगी, लेकिन कानून बनाने वाली संस्था का मैं भी सदस्य हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में रहने वाली ये जनता सरकार के इस फैसले को कतई पचा नहीं पाई है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी होंगे, उन्हीं के द्वारा मनोनीत, उन्हीं के मंत्रिपरिषद का एक उनका साथी भी होगा और एक प्रतिपक्ष का नेता होगा। ये 3 तय करेंगे कौन होगा निर्वाचन आयुक्त। 2 पद रिक्त हो गए थे, एक सज्जन तो रिटायर हुए, दूसरे सज्जन ने त्याग पत्र दिया और 2 पदों की नियुक्ति। अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई चल रही है और खट से दोनों नाम फाइनल कर दिए गए और तुरंत फिर चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी और निर्वाचन शुरू हुआ। इससे आपको लगता है कि ये वाला चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं होगा? ये एक हमको नहीं, भारत की जनता को जो तौर तरीका रहा है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का, और इससे पहले जो निर्वाचन विभाग आज सवालों के घेरे में है, कुछ संवैधानिक संस्थाओं को उसकी पवित्रता को बचाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है जी। लेकिन आज जिस तरह से हो रहा है, ईवीएम मशीन को लेकर के जो पूरे देश में विवाद चल रहा है, चलिए अब एक निर्णय आ गया कि इस बार वोट पड़ेगा ईवीएम मशीन से, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर ये कहता है कि भाई वीवीपैट की जो पर्ची है उसको 5% क्यों मिलान किया जाए, क्यों नहीं उसका 100% मिलान हो, ताकि मत देने वालों को पता लग सके कि हमने जिसका बटन दबाया मत भी उसी को मिला, क्यों नहीं उसे वो पर्ची दे दी जाए और वो पर्ची अपनी ले आके किसी दूसरे
बक्स में जमा करे, वो संतुष्ट हो जाए कि हमने जिसको बटन दबाया था उसी की पर्ची निकल के आई है और वो वोट सही पड़ गया। ये थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन विश्वास जो उठ रहा है, विश्वास एक बार टूट जाएगा तो लोकतंत्र तो घायल हो जाएगा। जी। अच्छा, ये एक दृश्य देखा जाए तो पहले की जो पूरी तस्वीर थी अंसारी फैमिली की, एक अलग ही छवि बन के सामने निकलती थी। फिर उसके बाद से एक मुख्तार अंसारी का जो छवि बना, एक अलग ही छवि हमेशा से छवि यही रही है, जी। हमेशा से। जी। नहीं, आपके ग्रैंडफादर जो थे उनका रहा कि जामिया हमारे ग्रैंडफादर भी तत्कालीन सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किए। जी। ब्रिटिश शासन में हमारे ग्रैंडफादर और हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, उनकी सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, उनके अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। 12 लोग हैं जो जेल गए हैं, कोड़े खाए हैं, यातनाएं सही हैं और कुर्बान हुए हैं। उस दौर में उन्हीं पूर्वजों का खून तो हमारे भी है। मुख्तार ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है जो मीडिया, आप जैसे या गोदी मीडिया के लोग उसको प्रस्तुत किए। अब तो मुख्तार नहीं रहे, उनके समर्थन का तर्क दे करके और आपको हम संतुष्ट कर पाएं, ये संभव नहीं है। क्योंकि जब योजना बना करके किसी व्यक्ति को बदनाम करना है और सरकार में बैठे हुए लोग षड्यंत्र करके उसके ऊपर हमला कराते हैं, वो मारा नहीं जाता, बच जाता है। तो मारने वालों को बचाने के लिए षड्यंत्र करके झूठे मुकदमे लिखाते हैं और मुख्तार को जेल में जहर दे के मरवा देते हैं। तो अब तो वो रहे नहीं, लेकिन ये बिल्कुल साधारण पैमाना है। आप हो या हम हैं या कोई भी व्यक्ति है, जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो इस दुनिया में उसकी क्या कमाई है, उसकी नेकनामी और उसकी बदनामी उसकी अंतिम यात्रा में साथ दिखाई देती है। तो एक तो अंधे को भी दिखाई दी है कि कहा मुख्तार जाता है कि जब बाहर निकलते हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ पे छवि एक अलग ही क्रिएट होती है। वही तो कह रहे हैं कि कौन बनाता है छवि, इसका पेंटर कहाँ से आता है? ये पेंटर आप हो। आपने छवि बनाई है कि विश्व गुरु हैं मोदी, आपने छवि बनाई है बहुत बड़े विद्वान हैं मोदी। आप इस सच्चाई को दिखा सकते हैं कि 8 फेल हैं मोदी। आप इस सच्चाई को दिखा सकते हैं कि एक बेवकूफ़ और नासमझ इंसान है मोदी। आप इस सच्चाई को बता सकते हैं कि मोदी जैसा झूठा, बिल्कुल सड़क साफ झूठ बोलता है। अभी कबीरदास जी के समाधि स्थल पर आए और उनकी विद्वता को दुनिया ने देखा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरु नानक जी और अवैधनाथ जी और कबीरदास जी इसी धरती पर बैठ करके धर्म और समाज चलाने के लिए मंत्रणा किया करते थे। इन महापुरुषों के कार्यकाल को अगर देखेंगे, खोलेंगे किताब, तो 300 400 साल के अंतर का है। लेकिन मोदी परोस के गए हैं। आपको तो यही बताना है कि बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको तो यही दिखाना है। 1978 की डिग्री मोदी की, वो कंप्यूटर से टाइप है, और उसके बाद की हम लोगों की डिग्री हाथ से लिखी हुई है। प्रोफार्मा टाइप होता था, छपा होता था, लेकिन डिग्री हाथ से लिखी जाती थी। तो विद्वान लोग हैं। अब ये दौर है, इसमें झूठों को, बेईमानों को, कहते हैं ना कि हमने देश की आर्थिक स्थिति सुधार दी। आप दिखाओगे कि देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। आप कभी ये नहीं दिखाओगे कि जिस दिन, ये बात नहीं, सुनिए बात, जिस दिन मोदी सत्ता में आए उस दिन देश पर भी कर्ज था, लेकिन 49 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज 205 लाख करोड़ का कर्ज, 155 लाख करोड़ का कर्ज मोदी की सरकार ने मोदी के कार्यकाल में लिया। आप कभी नहीं दिखाओगे।
3% GST, हीरा खरीदने चले जाइए जौहरी की दुकान पे। हीरा कौन खरीदता है? हीरा खरीदेगा देश का बड़ा बड़ा उद्योगपति, धनपशु, पैसे वाले लोग, तो उनको 3% GST देना है हीरा की खरीद फरोख्त पे। और एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किताब और कॉपी खरीदने जाएगा तो 18% GST। आप दिखाओगे कि देश में दोहरी शिक्षा नीति और परीक्षा, एक तरफ प्राइमरी स्कूलों में क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा, ये सरकारी स्कूल, और दूसरी तरफ मॉन्टेसरी स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस और फीस के हिसाब से अच्छी पढ़ाई। अगर कोई कंपटीशन होना है तो उस कंपटीशन के लिए ये बोरे और चटाई पर बैठने वाला, क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा पढ़ने वाला, और वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा, ये दोनों को एक ही कंपटीशन में आप बैठा दोगे एक स्कूल में, कभी परीक्षा में पास हो सकेगा गरीब का बेटा? कभी नहीं पास हो सकता। इन व्यवस्थाओं के पीछे के क्या कारण है? इस व्यवस्था के पीछे ये जब सत्ताधीश से पूछिए तो वो कहते हैं कि पहले की सरकार ये करके। नहीं, आप तो 10 साल से हो महादेव, आप 10 साल से हैं, आप विश्व गुरु हैं। आप दोहरी शिक्षा नीति समाप्त कर दिए होते। आपने तो ऐसा नहीं किया। आपने फीस तो 4 गुना बढ़ा दिया, 10 गुना तक फीस बढ़ा दिया, लेकिन शिक्षा की जो स्तर है उसको सुधारने की दिशा में कुछ नहीं किया। गरीब का बेटा पढ़ ले तब भी वो संतुष्ट होता था कि चलो सड़क पर दौड़ लगाएंगे और व्यायाम करके हम जो परिश्रम के आधार पर पुलिस में और दूसरे भर्तियों में कहीं हमें स्थान मिल जाएगा तो हम अपना परिवार चला लेंगे। हमारा कोई बेटा बेटी होगा तो हम उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा करके फिर कंपटीशन ज्वाइन करा लेंगे। लेकिन आपने तो ये भी बंद कर दिया। अब सेना की नौकरी को 4 साल में अग्निवीर बना दिया आपने। अब तो गरीब के बेटे, किसान के बेटे सड़क पर दौड़ के पसीना भी नहीं बहाते। अब तो वो निराश हो गए हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र खत्म हो गई, डिग्री उनकी रद्दी कागज का टुकड़ा बन चुकी है। क्या करेंगे वो? आप उदाहरण देते हो कि ये ऊंची बिल्डिंगों के नीचे ठेला लगा के पकौड़ी बेचो। आप उदाहरण देते हो कि गैस कैसे उत्पन्न होगी और गैस के चूल्हे पे चाय बना लो। ये क्या मजाक बना दिया आपने भाई। देश को तो कबाड़ खाना, नफरत की मंडी बना दिया आपने। पारसनाथ राय को कितना चैलेंज मानते हैं अपने सामने? देखिए, ये लोग विद्वान हैं। पारसनाथ राय लगभग हमसे 1-2 साल उम्र में, हमारे ही उम्र के होंगे या 1-2 साल छोटे होंगे। स्कूल चलाते हैं और पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, अच्छे इंसान हैं। अभी कोई उनके बारे में हम अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करें। पहली बार मैं किसी को सुन रहा हूँ कि यहाँ विपक्षी दल के नेता की तारीफ कर रहे हैं, वो भी चुनाव के समय। अच्छे आदमी हैं तो तारीफ करें, अच्छे आदमी हैं तो तारीफ करेंगे। कम से कम हम क्यों उनके ऊपर कोई कीचड़ फेंकने जाएं। आप लोग अच्छा बताएंगे, बुरा बताएंगे, हमारे ऊपर कीचड़ जितना चाहे फेंक लो। हमको आप माफिया बना लो, हम उसका खंडन भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस स्कूल में परीक्षा देने जा रहे हैं उसकी एग्जामिनर है गाज़ीपुर की जनता, और गाज़ीपुर की जनता हमें जानती है। हमारे लाइसेंस का रिन्यूअल गाज़ीपुर की जनता को करना है। मीडिया को करना होता तो मैं फेल हो जाता। मीडिया से इतनी नाराजगी है, इतना मतलब गलत दिखाती मीडिया। उसी ने जिसको चाहे शंकराचार्य बना दे और जिसको चाहे माफिया बना दे। अब आपकी निगाह में
मीडिया की निगाह में आप लोगों को इतना अधिकार प्राप्त है कि जिसको चाहे जो कर दें। आप चाहेंगे तो अगर यहाँ गोबर रखा है तो आप साबित कर देंगे कि ये देसी घी में बघारा हुआ ये गाजर का हलवा है, और हम आपके तो सर पास वही दिखाते हैं जो हमें दिखता नहीं, है। आप वही दिखता है, और आपके पास वो कला है कि आप असली देसी घी के गाजर के हलवे को ये कह देंगे कि ये गोबर है। ये कला आपके पास है, और इसी की देश में कमाई खा रहे हैं। खरबों रुपया मोदी जी ने सरकारी खजाने से निकाल के विज्ञापन के लिए आप लोगों की सेवा में दिया है। अब तो परीक्षा शुरू हो गई, आज वोट पड़ रहा है। आपकी जो इंडी गठबंधन के कई दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे मोदी जी अगर जीत गए तो, इस बात से आप भी अब सहमत तो कुछ कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, संविधान का के रहते हुए अभी संविधान के विपरीत आचरण और कार्य तो कर रहे हैं। संविधान कहाँ कहता है कि जाति और धर्म को केंद्र में लेकर आप कोई ऐसा विभेद करें? हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान बहुत अच्छा है, विश्व का सबसे उत्तम संविधान है, लेकिन इसे लागू करने वाली सरकार और उसके मुखिया उसकी नीयत पर निर्भर करेगा कि वो इसका उपयोग किस तरह करते हैं। वो देश के हित में करते हैं या देश की जनता को रसातल में पहुंचाने के लिए करते हैं। अभी तो वही हो रहा। आगे के दो सवाल रहेंगे सर। एक की बीएसपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अफजल अंसारी जो है वो मौकापरस्त हैं, उन्होंने बीएसपी में इस्तीफा भी नहीं दिया और सपा में जाकर उन्होंने टिकट ले लिया और चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इस पे अब क्या सफाई दें। हमने कह दिया कि अब तो चुनाव होने जा रहा, जी और कौन क्या कह रहा है उस पे हमें नहीं कह रहे हैं। अगर हमने कोई पार्टी विरोधी काम किया है जी तो हमारी पार्टी की मुखिया है, हमारे पार्टी के नेता हैं, हमको क्यों नहीं पार्टी से निकलवा देते? आप क्यों नहीं निकलवा देते? आप जाइए कहिए कि निकाल दें हमको। जी एक्शन तो दोनों तरफ से हो सकता है। अगर मैं पार्टी विरोधी कोई कार्य में लिप्त हूं तो हमें पार्टी से निकलवा दें। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आए दिन होता है। अब पता नहीं इसका मतलब क्या इस बयान को मतलब क्या क्यों दे रहे हैं वो लोग बयान? अब हम उनके मन की बात हम क्या जाने। आप रहे हैं ना साथ में। हाँ, तो हम तो बता रहे हैं कि हम उनके दिल की बात क्या जाने। जी हम उनके दिल की बात नहीं जानते। गाजीपुर इस बार आप जीत रहे हैं, इस बात के लिए आश्वस्त हैं आप? आप लोग हराते रहिए, लेकिन रिन्यूअल गाजीपुर की जनता को करना है। अगर मीडिया को करना होता तो मीडिया कभी नहीं जीतने देती मुझको। मैं जब भी गाजीपुर की जनता की अदालत में जीता हूँ तो मीडिया तो हराती ही रही है। जनता ने मेरे लाइसेंस को रिन्यूअल कर दिया। 4 साल जो आपको सज़ा मिली उसमें सुप्रीम कोर्ट पे स्टे लगा, उसके बाद से अभी आपको लगता है कि कभी भी उस पर कुछ आ सकता है और जो चुनाव लड़ने का पूरा एक जोश है वो कम पड़ सकता है? देखिए, उस पर हम बहुत टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि न्यायालय में मामला है। आपके बीच में हम क्या कहें और आप उसको उलट के कैसा प्रस्तुत कर दें, लेकिन जल्द ही सुनवाई हो जाएगी। आज तारीख थी, आज ही तारीख थी हाई कोर्ट में। मेरी ही अपील है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट भी गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में लिखा है 30 जून से पहले निस्तारण कर दिया जाए, और आज भी मेरे वकील ने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि आज ही सुन लीजिए, और आज उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम इसे जल्दी सुन लेंगे। अब कौन सी तिथि देंगे सुनने की, हम बहस न कर सकते हैं। हम सुन नहीं सकते, हम फैसला नहीं दे सकते। तो ये जो मामला है कोर्ट का, उसको कोर्ट के मामले में ज़्यादा सवाल और ज़्यादा जवाब उचित नहीं है। वो कोर्ट में डिसाइड होने दीजिए। मिट्टी के समय एक वीडियो वायरल हुआ, खूब चर्चा भी हुई, डीएम साहिबा ने आपसे बहस किया, उस पर कुछ कहना चाहते हैं? क्या हुआ उसके बाद? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से नियम कानून अच्छी तरह से जानता हूँ, उसका पालन भी अच्छी तरह से करता हूँ।
5 बार जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर भेजा। तो इस 5 कार्यकाल में मैंने क्या किया है? मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, वहाँ कानून बनाने की ही वो संस्था है, तो उसमें कानून ही बनता है। तो मैं कानून अच्छी तरह से जानता हूँ और उसका पालन करना भी जानता हूँ। 2 बार जनता ने लोकसभा में भी भेजा, अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा, वहाँ भी कानून बनता है और वहाँ भी कानून कैसे बनता है वो भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और कानून का सम्मान और मर्यादा हर तरह से हर स्तर पर मेरे कार्य व्यवहार और आचरण में है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और हमारे साथ अफजाल अंसारी जी थे, उन क्या बातचीत हुई आपने सुना। आप भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। द न्यूज़ लुक के इस पूरे चुनावी यात्रा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे रुद्रा है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।